हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका डागोस ऐप में। मैं डॉक्टर अर्चना शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 6 की एसएसटी का पहला चैप्टर। एसएसटी का पहला चैप्टर जो कि हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर है, नाम है हमारा ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, हम इसमें हमारे यूनिवर्स के बारे में बात करने वाले हैं। यूनिवर्स के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, बचपन से ही हमें, हमारे और भी लोगों में हमने देखा है, ब्रह्मांड के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रही है, जिज्ञासा रही है। हमारा ब्रह्मांड क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या इसमें शामिल है, तो वो सभी आज हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, विभिन्न तारे और उनके अवशेष, आकाश गंगाएं और खगोलीय पिंड शामिल हैं। ठीक है, क्या क्या शामिल है ब्रह्मांड में? जो भी हमें दिखाई देता है, हमारे विभिन्न तारे, तारों के अवशेष, खगोलीय पिंड, ये सभी क्या आते हैं, जितनी भी प्लैनेट है, ये सभी हमारे ब्रह्मांड में इंक्लूड है, हमारे ब्रह्मांड में शामिल है। ठीक है, अब अगर हम ब्रह्मांड को देखें तो ब्रह्मांड को हम फर्दर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो भागों में हम इसको देख सकते हैं। पहला तो है अपना दृश्य ब्रह्मांड। दृश्य ब्रह्मांड मतलब जिसको हम देख सकते हैं, विजुअल यूनिवर्स, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो है अपना दृश्य ब्रह्मांड, जिसमें कि ये सारे प्लैनेट हैं, सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, खगोलीय पिंड, ये सभी शामिल होते हैं। दूसरा है अपना अदृश्य ब्रह्मांड। ये अदृश्य ब्रह्मांड क्या है, इनविजिबल यूनिवर्स क्या है? देखो, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, अपने ये ब्रह्मांड का एक डायग्राम है, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के चारों ओर, इसके आउटसाइड जो भी भाग है ना, इसके बाहर का आउटर एरिया जो है, ये आता है अदृश्य ब्रह्मांड, जिसको कि हम देख नहीं सकते। ये सारे के सारे अदृश्य ब्रह्मांड में आता है। ठीक है, तो दृश्य ब्रह्मांड में ग्रह, तारे, उल्काएं, डार्क मटेरियल, ये सभी शामिल होते हैं। और अदृश्य ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड का बाहर का एरिया पूरा शामिल होता है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ओके, अब देखो, हमारे मन में एक बहुत बार एक प्रश्न आता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या इसको किसी ने रचा है? कैसे बना है? कौन इसको संचालित करता है? ये प्रश्न बहुत बार हमारे मन में आता है। तो उसके लिए अपने पास एक बिग बैंग थ्योरी जो कि हमारे सभी सवालों का जवाब देती है। क्या कहती है थ्योरी? इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक प्रभावशाली विस्फोट हुआ था। ये इस थ्योरी के अनुसार आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले जो ब्रह्मांड था, वो आज के जैसा ब्रह्मांड नहीं था। सारे के सारे अणु, परमाणु सभी क्या थे, एक जगह शामिल थे। ठीक है, सारे के सारे अणु, परमाणु एक जगह शामिल थे। सॉरी, सारे के सारे अणु, परमाणु एक जगह शामिल थे। एक जगह, एक स्मॉल पॉइंट पर, एक छोटा सा पॉइंट है, एक स्मॉल पॉइंट पर ये सभी शामिल थे। और जब सभी अणु, परमाणु, तारे सभी एक पॉइंट पे शामिल होंगे तो इसकी डेंसिटी भी बहुत अधिक थी, इसका घनत्व बहुत अधिक था, इसका घनत्व अधिक था और ये बहुत ज्यादा गर्म रहता था। घनत्व अधिक था और ये बहुत ज्यादा गर्म रहता था। फिजिक्स का कोई भी रूल इस पर काम नहीं करता था। फिजिक्स का कोई भी रूल, फिजिक्स का कोई भी नियम इस पर काम नहीं करता था। फिर क्या हुआ? अचानक से एक विस्फोट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ। जब वो ब्लास्ट होता है तो उसमें सारे अणु, परमाणु जो पहले इस एक बिंदु में शामिल थे, वो क्या हुए, धीरे धीरे अलग होना शुरू हुए। सारे के सारे अणु, परमाणु सब कुछ धीरे धीरे अलग होना शुरू हुए और इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण होता है और धीरे धीरे वो एक्सपेंड होना शुरू कर देता है, मतलब उसका विस्तार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया
क्या है बिग बैंग थ्योरी? पहले सारे अणु परमाणु एक जगह शामिल थे, एक स्मॉल बिंदु पर, एक छोटे से पॉइंट पर थे, ठीक है। इसी में सभी अणु परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए थे। एकदम से अचानक से विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट की वजह से सारे अणु परमाणु, सभी मटेरियल एक दूसरे से क्या हुए? दूर जाना शुरू हो गए, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गए, और इस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और तब से लेकर आज तक ये एक्सपेंड होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो, इसमें आता है कि हमारा ब्रह्मांड अनेकानेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। हमारा ब्रह्मांड अनेकानेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। तो ये आकाश गंगा क्या है? देखो, आकाश गंगा से पहले आप एक बात और जानें। हमारे ग्रह नक्षत्र इन सब का उदय कैसे हुआ? देखो, हमने देखा कि एक ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। तो जब ये ब्लास्ट हुआ था तो क्या उस समय सारे ग्रह नक्षत्र हुए? नहीं। देखो, जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस समय हमारे ब्रह्मांड में कुछ समय के लिए अंधेरा हुआ। अब आप बोलोगे कि जब ब्लास्ट हुआ तो रोशनी होनी चाहिए, अंधेरा कैसे हुआ? बिल्कुल, जब ब्लास्ट हुआ तो उस समय हमारे ब्रह्मांड में अंधेरा ही था, रोशनी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा जो ब्रह्मांड है वो प्लाज्मा कंडीशन में था। उस समय हमारा जो ब्रह्मांड है वो प्लाज्मा कंडीशन में था, ठीक है। उस समय हमारा ब्रह्मांड प्लाज्मा कंडीशन में था, पूरी तरफ, सारी तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। धीरे धीरे यहीं से इस प्लाज्मा कंडीशन, इस डार्कनेस में, इस समय कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई भी अणु परमाणु यहाँ पे मौजूद नहीं है। धीरे धीरे यहाँ पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बनना शुरू हुए। इस प्लाज्मा कंडीशन में, इस डार्कनेस में ही क्या हुए? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनना शुरू हुए। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जब बनना शुरू हुए तो इसी कड़ी में आगे जाकर हमें हमारा पहला मॉलिक्यूल मिलता है, और वो है हाइड्रोजन। पहला मॉलिक्यूल हमें हमारा मिलता है, और वो क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सबसे पहले निर्माण होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का सबसे पहले निर्माण होता है, और इस हाइड्रोजन के निर्माण होते ही आगे आगे धीरे धीरे और भी मॉलिक्यूल का निर्माण होने लग जाता है। हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम। हाइड्रोजन के बाद में निर्माण होता है हीलियम का। हाइड्रोजन के बाद में निर्माण होता है हीलियम का, और धीरे धीरे इसके आगे स्टार्स का निर्माण शुरू हो जाता है, तारों का निर्माण शुरू हो जाता है, और इसी कड़ी में सबसे पहले जो बनता है वो बनता है हमारा सन। तो इस तरीके से हमें हमारे सन की प्राप्ति होती है, सूरज की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से सबसे पहले निर्माण हुआ सूरज का। सूरज का जब निर्माण होता है तभी हमारे ब्रह्मांड में लाइट आती है, तभी हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश होता है। इससे पहले हमारा ब्रह्मांड क्या था? प्लाज्मा कंडीशन में था, एक डार्कनेस सिचुएशन में था, ठीक है। तो कितने साल ये ब्रह्मांड अंधेरे में रहा होगा? देखो, लगभग 4 लाख वर्ष। लगभग 4 लाख वर्ष हमारे ब्रह्मांड में अंधेरा छाया रहा, और उसके बाद में जब सूरज का और बहुत से प्लैनेट का, स्टार्स का निर्माण होता है, उसके बाद यहाँ पर जो है लाइट आती है, यहाँ पर प्रकाश आती है। अब आते हैं हम अपनी आकाश गंगा पर। हमने देखा कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। ब्रह्मांड जो है बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। तो ये आकाश गंगा क्या होती है? देखो, आकाश गंगा क्या होती है? आकाश गंगा में क्या क्या होता है? तारों का
समूह, जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, ये सभी किस में आते हैं? आकाश गंगा में आते हैं। तारे, नक्षत्र, ग्रह ये सभी हमारी आकाश गंगा में शामिल होते हैं। इन्हीं का ये समूह है जो क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। और हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है उसका क्या नाम है? हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल जिस आकाश गंगा में है उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? मंदाकिनी या ऐरावत पथ इसका नाम है। अब देखो, इसको आकाश गंगा क्यों बोला गया? देखो, प्राचीन समय में लोगों को ये आकाश में एक नदी के समान दिखाई देती थी, प्रकाश की एक नदी के समान ये दिखाई देती थी, और इसी वजह से इसको आकाश गंगा नाम दिया गया। ठीक है, इसी वजह से इसको आकाश गंगा नाम दिया गया। ये है हमारी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का एक डायग्राम। इसका आकार क्या है? ये है सर्पिला आकार। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सर्पिले आकार में है। हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, वो एक सर्पिले आकार में है। अब देखो, अभी हमने तारों की बात की, तो तारों का समूह क्या कहलाता है? तारों का समूह कहलाता है तारामंडल। तारों का समूह क्या कहलाता है? तारों का समूह कहलाता है तारामंडल, और इसे ही हम नक्षत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो तारों का समूह है, दिखाई तो हर देश में देता है, हर जगह देता है, तो अलग अलग जगह इसको अलग अलग अपनी मान्यताओं के अनुसार नाम दिया गया। जैसे हम भारत में बात करें तो भारत में हमें 7 तारों का एक समूह दिखाई देता है। रात्रि में हमें एक 7 तारों का समूह सबको दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सप्तऋषि मंडल कहते हैं, जिसे हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। अब इस सप्तऋषि मंडल को भी भारत में कई जगह अन्य नामों से और भारत के बाहर दूसरे देशों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कई देशों में, अब देखो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो, ये आपको जो 4 तारों का समूह है, भारत के कई प्रांतों में, भारत के कई जगह इसको चारपाई के नाम से जाना जाता है, या चारपाई वो लोग इसको बुलाते हैं, क्योंकि देख सकते हो आप इसकी आकृति जो है वो एक चारपाई के समान ही है। तो इसको कई जगह, भारत के कई जगह इसको चारपाई भी बुलाते हैं। अब इन सभी की हम बात करें, देखो फ्रांस में इसको सॉसपैन कहते हैं। सॉसपैन होता है ना जिसमें पानी गर्म करते हैं, एक बर्तन होता है, पीछे हैंडल लगा होता है जिसमें पानी गर्म करते हैं। आप ध्यान से देखो, इसकी पूरी आकृति को ध्यान से देखो, ये एकदम सॉसपैन की जैसी ही इसकी आकृति है। इसी वजह से फ्रांस में इसको क्या नाम दिया? सॉसपैन इसका नाम दिया है। और ब्रिटेन में इसको हल कहते हैं। हल देखा है ना हमने, हल ऐसा होता है जुताई करने वाला, तो इसी वजह से कुछ आकृति इसकी वैसी है, इसी वजह से इसको ब्रिटेन में क्या कहा गया है? खेत में जुताई करने वाला हल कहा गया है। इसके साथ में अब देखो, इसके सारे सभी पॉइंट्स को हम अगर मिलाकर देखें तो इसकी आकृति एक बियर के समान हमें दिखाई देती है। सभी पॉइंट्स को अगर हम मिलाकर देखें तो इसकी आकृति हमें एक बियर के समान दिखाई देती है। इसी वजह से यूनान में इसे स्मॉल बियर कहा जाता है। यूनान में इसका क्या नाम रखा गया है? यूनान में इसे स्मॉल बियर कहा जाता है, जो कि उर्सा मेजर ग्रेट बियर का ही एक भाग है। आप ध्यान से देख सकते हो इस डायग्राम को। ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है, इसकी 7 तारों का जो समूह है, इसके सभी पॉइंट्स को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे सामने एक भालू की आकृति, एक बियर की आकृति हमारे सामने बनकर आती है। ठीक है, सारे नाम ध्यान रखना। सॉसपैन बोला जाता है फ्रांस में सॉसपैन, क्योंकि इसकी आकृति हमें सॉसपैन की जैसी दिखाई देती है। यूनान में इसको बोला जाता है स्मॉल बियर, जो कि उर्सा मेजर या ग्रेट बियर का ही एक भाग है। अब देखो, प्राचीन समय में क्या होता था? लोग क्या करते थे कि व्यवसाय क्या होता था उनका? ज्यादातर खेती का काम करते थे। ठीक है, खेती करते थे या पशुपालन करते थे। तो जिस तारे में वो जिस भी पशु पक्षी की आकृति वो देखते थे, क्योंकि वो पशुपालन करते थे, तो जिस भी पशु पक्षी की वो आकृति देखते थे उसको उसी नाम से वो पुकारने लग जाते थे। ठीक है, अब
किस तरीके से वो अपनी दिशा का निर्धारण करते थे। प्राचीन समय की मैं आपको बात बता रही हूँ, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, इतनी तकनीकी विकसित नहीं थी कि वो उन तकनीकी की सहायता से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से तारों को देख सकें या अपनी दिशा का निर्धारण कर सकें। वो क्या करते थे, अपनी आंखों से ही तारों को देखा करते थे। रात्रि के समय तारों को देखकर ही अपनी दिशा का निर्धारण किया करते थे। रात्रि के समय तारों को देखकर ही दिशा का निर्धारण किया करते थे। कैसे किया करते थे, जैसे ध्रुव तारा, ध्रुव तारे की हम बात करें तो ध्रुव तारे के लिए हमारे यहाँ पर एक मान्यता है कि ये जो ध्रुव तारा है ये उत्तर दिशा का सटीक निर्धारक है। मतलब अगर आप ध्रुव तारे को देख रहे हो तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पर ये ध्रुव तारा दिख रहा है, मतलब यहाँ ये कौन सी डायरेक्शन है, ये उत्तर दिशा है। ठीक, ध्रुव तारे को एक ही स्थान पर, जो ध्रुव तारा है वो एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। ये जो ध्रुव है, इस ध्रुव का अर्थ ही होता है अटल या स्थिर। इस ध्रुव का अर्थ ही होता है अटल या स्थिर। तो जिस स्थान पर हमें ये ध्रुव तारा दिखाई देता है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब अगर आपको कभी भी रात्रि के समय ध्रुव तारे का आइडिया लगाना हो कि ध्रुव तारा हम कैसे देखें, कैसे आइडिया लगाएं कि यही ध्रुव तारा है और यही जो अपनी नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा है, तो देखो आपको क्या करना है, 7 तारों का समूह, सप्तऋषि तो हम सब जानते हैं, हमें सब दिखाई देता है 7 तारों का समूह। 7 तारों के समूह में जो आगे के जो 2 तारे हैं, ठीक है, 7 तारों के समूह में आगे के जो 2 तारे हैं, यहां से आपको एक काल्पनिक रेखा ले जानी है, सीधी दिशा में एक काल्पनिक रेखा ले जानी है और ये जो काल्पनिक रेखा आपकी जाएगी वो आपके पोल स्टार पे ध्रुव तारे तक जाती है। ठीक है, कैसे देखना है कि यही हमारा ध्रुव तारा है। आगे के जो 2 तारे हैं सप्तऋषि मंडल में, 7 तारों के समूह में आगे के जो 2 तारे हैं वहां से आपको एक काल्पनिक रेखा लेके जानी है सीधी। ये काल्पनिक रेखा आपको ध्रुव तारे तक लेके जाती है। ये काल्पनिक रेखा आगे ध्रुव तारे तक जुड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आइडिया लगाते हैं कि ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। अब देखो ध्रुव तारे को लेकर के हमारे यहाँ पर एक प्राचीन कथा है, पौराणिक कथा है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत प्राचीन समय की बात है। ठीक है, प्राचीन समय की बात है। एक राजा हुए थे जिनका नाम था उत्तानपाद। ठीक है, एक राजा हुए थे उत्तानपाद और इनकी एक रानी थी जिनका नाम था सुनीति। ठीक है, इनकी एक रानी थी जिनका नाम था सुनीति और इनकी एक अन्य रानी भी थी जिसका नाम था सुरुचि। ठीक है, उत्तानपाद नाम के राजा थे जिनकी एक रानी का नाम था सुनीति और दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हुआ उस पुत्र का नाम था ध्रुव। और सुरुचि के जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। ठीक है, सुनीति के जो पुत्र हुआ था उसका नाम था उत्तम और सुरुचि के जो पुत्र हुआ था उसका नाम था उत्तम।
अब इस ध्रुव को क्या हुआ, इसके मन में लालसा जागी कि ये अपने पिता की गोदी में जाके बैठे। ये जाके अपने पिता की गोदी में बैठ जाता है। उसी समय सुरुचि को बहुत गुस्सा आता है और वो क्या करती है, इस ध्रुव को अपने पिता की गोदी से हटा देती है। ध्रुव को अपने पिता की गोदी से हटा देती है और हटा के ये बोलती है कि अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु की तपस्या कर, उनसे आशीर्वाद ले, बाद में मेरे ही गर्भ से पैदा होकर मेरा पुत्र बनकर आएगा, तभी तू अपने पिता की गोद में बैठ सकता है। इसीलिए ये बात जो है, उस बात ने ध्रुव को बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत प्रभावित किया। इस वजह से ध्रुव सबको छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि उनको उनकी माता सुनीति और नारद जी बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आप अभी बच्चे हो, लेकिन ये नहीं मानते हैं। 6 महीने की अखंड तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और भगवान विष्णु इनको ये आशीर्वाद देते हैं कि आप ध्रुव जो है वो इस पृथ्वी पर, ध्रुव को ये आशीर्वाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी पर एक अखंड राज्य करोगे और मरने के बाद में ध्रुव तारे के रूप में हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। ठीक है, तो ये था ध्रुव तारे की कहानी। इसके आगे देखते हैं। देखो, तारे हम सबने देख लिए, सभी तारे हम देखते हैं, लेकिन कुछ तारे ऐसे हैं जो हमें हमेशा नहीं दिखाई देते। कुछ तारे ऐसे हैं जो हमें हमेशा नहीं दिखाई देते। वो तारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पुच्छल तारा। देखो, ये जो पुच्छल तारा है ये हमेशा नहीं दिखाई देता, हर समय नहीं दिखाई देता, कभी कभी दिखाई देता है। पुच्छल तारा धूमकेतु या कॉमेट इसको कहा जाता है। ठीक, अब देखो इनकी रचना किससे होती है, ये बनते किससे हैं? बर्फ, धूल, छोटी छोटी चट्टान और गैसीय पिंड, इन सभी से मिलकर जो है पुच्छल तारे का निर्माण होता है। इन सभी से मिलकर पुच्छल तारे का निर्माण होता है। क्या आपने सोचा इसको पुच्छल तारा क्यों कहा जाता है? देखो, पुच्छल तारा इसको इसलिए कहा जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो गैसीय पदार्थ होते हैं, इसकी जो स्पीड होती है, पुच्छल तारे की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो इतनी अधिक होती है कि इसमें जो गैसीय पदार्थ हैं वो क्या करते हैं, एक पूंछ का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, इसकी जो गति इतनी तेज होती है कि इसमें विद्यमान जो गैसीय पदार्थ हैं वो एक पूंछ का निर्माण कर देते हैं, एक संरचना बना देते हैं जो बिल्कुल पूंछ की तरह दिखाई देती है। अब ये जो पुच्छल तारा है, इसका जो सिर है ये क्या करता है, सूरज के चारों ओर एक निश्चित दिशा में परिक्रमा लगाता है। सूरज के चारों ओर एक निश्चित पथ पर यह परिक्रमा लगाता रहता है। कभी तो सूरज के पास पहुंच जाता है और कभी सूरज से दूर हो जाता है। एक निश्चित पथ में यह परिक्रमा लगाता है। तो परिक्रमा लगाते समय इसका जो सिर होगा, इसका सिर तो सूरज की तरफ होगा, इसका सिर तो सूरज की तरफ होगा और इसकी जो पूंछ होगी वो सूरज के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, ये जो पुच्छल तारा है सूरज के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा लगाता है। सूरज के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा लगाता है और इसका जो सिर होता है वो सूरज की दिशा में होता है और इसका जो पूंछ होती है वो इसके विपरीत दिशा में दिखाई देती है। अच्छा, एक बहुत ही चर्चित और एक बहुत ही फेमस कॉमेट है, पुच्छल तारा है, धूमकेतु है, जिसका नाम है हेली। क्या नाम है? हेली, जो कि लगभग 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है, जो कि लगभग 76 वर्ष के बाद में दिखाई देता है। तो यहाँ पर अपना ये 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।